Hello everyone, welcome back to my channel. This is Varsha Singh, student of BA first year, and I am here present to teach you NCERT class 9 history chapter first, the French Revolution. Let's start with the introduction of French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसकी शुरुआत 1789 से हुई थी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि डेट को याद रखना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? 1789 को हुई थी। द सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास सेकेंड अपर क्लास। ये जो इवेंट्स थी इसकी शुरुआत मिडिल क्लास ने की थी, और मिडिल क्लास ने भैया जो बढ़िया वाला हिला डाला ना, कहते हैं ना वो गाना, हिला डाला अपर क्लास को, तो वही हुआ था। ये जो इवेंट्स है इसकी शुरुआत मिडिल क्लास ने की थी, और उन्होंने पूरा हिला डाला था किसको? अपर क्लास को। द पीपल रिवॉल्ट अगेंस्ट क्रूअल रिजाइन। जो पीपल थे वो रिवॉल्ट किस चीज के खिलाफ कर रहे थे? जो पीपल थे मिडिल क्लास के, वो रिवॉल्ट कर रहे थे क्रूअल रिजाइन के खिलाफ, मतलब क्रूर शासन, एक ऐसा शासन मोनार्ची का जो बहुत बेकार तरीके से किया जा रहा था। दिस रिवॉल्यूशन पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फर्टिनिटी एंड इक्वलिटी। और ये जो रिवॉल्यूशन था ये किन आइडियाज को महत्व देता था? लिबर्टी, फ्रीडम, फर्टिनिटी, भाईचारा, इक्वलिटी, समानता। क्लियर है? द रिवॉल्यूशन बिगेन ऑन 14 जुलाई 1789। ये जो रिवॉल्यूशन थी इसकी शुरुआत, डेट याद रखेंगे, कहां से हुई है? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 विद द स्टॉर्मिंग ऑफ फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टिले। ये लोग क्या करते हैं? जो फोर्ट्रेस प्रिजन रहता है जिसका नाम है द बेस्टिले। क्या नाम है? द बेस्टिले। इसको पूरा तहस नहस कर देते हैं 14 जुलाई 1789 को पेरिस की सिटी की तरफ। वहीं से किस चीज की शुरुआत हो जाती है? वहीं से शुरुआत हो जाती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। द बेस्टिले द फोर्ट्रेस प्रिजन हेटेड बाय यूथ। ये जो बेस्टिले थे ना, इससे सब लोग नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे? बिकॉज इट स्टूड, क्योंकि बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। कहने का मतलब ये है कि ये शो करता था कि सब लोग किंग के पावर के अंडर में है। बेस्टिले एक तरह से डेस्पोटिक पावर को शो करता था किंग के, तो इसी वजह से इससे सबसे ज्यादा लोग नफरत करते थे, और इसको पूरा डिमोलाइज कर दिया लोगों ने 14 जुलाई 1789 को। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलाइज। जो फोर्ट्रेस था उसको क्या कर दिया गया? डिमोलाइज्ड कर दिया गया। आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? उसकी क्या वजह थी? पहला था सोशल कजेस, कि सोशल ऐसे क्या चीजें हुई जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फिर इकोनॉमिक कजेस है, इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम आई कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद आता है पॉलिटिकल कजेस, कि पॉलिटिकल कैसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो हम अभी पढ़ते हैं सोशल कजेस। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. ये जो टर्म है ओल्ड रिजाइम, इसको यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कि जो सोसाइटीज थी, जो इंस्टीट्यूशन थी, वो 1789 के पहले कैसी थी। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। जिस तरीके से इंडिया वर्ण सिस्टम के हिसाब से 4 ग्रुप्स में बटा हुआ था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी तरह से जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो भी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन कौन लोग आते हैं? पहले फर्स्ट स्टेट में आते हैं क्लर्जी। क्लर्जी क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन चर्च मैटर। अ ग्रुप ऑफ पर्सन ऐसे लोगों का समूह जो चर्च के फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्रीस्ट होते हैं, ये सारे जो लोग होते हैं उन्हें हम कहेंगे क्लर्जी, और क्लर्जी आते हैं फर्स्ट स्टेट में। सेकेंड स्टेट है नोबेलिटी। ठीक है, नोबेलिटी वो लोग होते हैं पर्सन हु हैव हाई रैंक इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जिनको हाई रैंक मिलता है, हाई रैंक जो ऑफिसर होते हैं उन्हें हम कहेंगे नोबेलिटी। ये सेकेंड स्टेट में आ गए। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेट की। थर्ड स्टेट में आते हैं कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ बिग बिजनेसमैन। बिग बिजनेसमैन आते हैं, और कौन आता है? मर्चेंट्स। मर्चेंट्स आते हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, पीजेंट्स आते हैं, ये सारे लोग आते हैं, आर्टिशियंस आते हैं, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट। ये लोग जो है वो थर्ड स्टेट में आते हैं, और थर्ड स्टेट वालों की ही कंडीशन सबसे खराब थी। फर्स्ट 2 क्लासेस वर एग्जेप्टेड फ्रॉम द पेइंग टैक्स, दे एंजॉय प्रिविलेज बाय बर्थ। जो फर्स्ट 2 स्टेट हैं, फर्स्ट 2 स्टेट में कौन कौन आ रहे हैं? क्लर्जी, नोबेलिटी। इन्हें बर्थ से ही कुछ सर्टेन प्रिविलेज दी जाती थी, और इन सर्टेन प्रिविलेज में सबसे बड़ी बात थी इन्हें टैक्स नहीं पे करना था। जो फर्स्ट और सेकेंड क्लास स्टेट्स था
जो जिसमें आते थे क्लर्जी, नोबेलिटी। इन लोगों को सबसे बड़ी प्रिविलेज बर्थ से ही ये दी गई थी कि इन्हें किसी भी तरह का टैक्स नहीं पे करना है। नोबेलिटी क्लासेस ऑल्सो एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज, यहाँ तक कि जो नोबेलिटी क्लासेस थे वो फ्यूडल प्रिविलेज को भी एंजॉय करते थे। Only the member of the third estate had to pay taxes। देखिए यहाँ पे एक चीज गलत हो रहा था, जो थर्ड estate के मेंबर्स थे जिसमें हमारे बिग मर्चेंट्स, बिग बिजनेसमैन, लॉयर, कोर्ट ऑफिशियल, पीजेंट्स, लैंडलेस, सर्वेंट, ये सारे लोग आते थे हमारे थर्ड estate में। इन लोग को बस ही टैक्स पे करना था और यही रीजन है कि ये मिडिल क्लास बन के उभरते हैं और अपर क्लास को पूरा हिला देते हैं और वहीं से शुरुआत कर देते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। डायरेक्ट टैक्स एक लगता था जिसे हम कहते हैं टैली, एक डायरेक्ट टैक्स लगता था जिसका नाम क्या था, टैली। टैली एंड ऑल्सो नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, बस यही टैक्स नहीं लगता था। जो डायरेक्ट टैक्स स्टेट को जाता था उसे हम कहते थे टैली, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता था जैसे कि सॉल्ट पे, तंबाकू पे, ये सारे लगाना, वो सब इनडायरेक्ट टैक्स था। फिर आते हैं ए टैक्स कॉल्ड तिथि वाज आल्सो कलेक्टेड बाय द चर्च। अब दूसरे टाइप का टैक्स जिसे हम कहेंगे तिथिज, ये कैसा टैक्स था, ये ऐसा टैक्स था जो लिया जाता था चर्च के द्वारा। जो 1/10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था एक पीजेंट्स का, वो जाता था चर्च को और इसी को हम कहते थे तिथीज। और ये जो टैली या तिथीज है, इन दोनों में से किसी भी तरह का टैक्स फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट जिसमें आते थे हमारे क्लर्जी, नोबेलिटी, उन्हें पे नहीं करना था। ये जितने भी स्टेट बने थे वो बस थर्ड स्टेट के मेंबर्स के लिए ही बने थे। क्लर्जी एंड नोबेलिटी बट 10% ऑफ द पॉपुलेशन बट पॉसेस 60% ऑफ लैंड। जो क्लर्जी एंड नोबेलिटी थे उनकी पॉपुलेशन चूंकि 10% थी, लेकिन सबसे ज्यादा लैंड किनके पास था, इन्हीं के पास था। पॉपुलेशन 10%, लैंड 60%, और जो थर्ड स्टेट के मेंबर है पॉपुलेशन 90% और लैंड कितना था इनके पास, 40% था। कहने की बात ये कह जा रही है कि जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उन्हीं के ऊपर सारा बर्डन था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। ये जो टैक्स देते थे उससे ही जो मेंटेनिंग होता था, कॉस्ट मेंटेनिंग आता था कोर्ट का या फिर यूनिवर्सिटीज का, ये सारी चीजें। आगे बढ़ने से पहले आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री की समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि क्या सोशल कंडीशन थी जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और अब हम देखेंगे कि क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो पढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की, जो जनसंख्या थी फ्रांस की, वो कितनी थी, 23 मिलियन थी 1715 में। कितनी थी, 23 मिलियन थी 1715 में, और वो कितनी हो गई, 28 मिलियन हो गई कब, 1789 में। अब देखिए अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर चीज की डिमांड भी बढ़ेगी। दिस इंक्रीज डिमांड फॉर द फूड ग्रेन। देखिए जब पॉपुलेशन बढ़ा तो उसने फूड ग्रेन्स की भी डिमांड को ज्यादा कर दिया, मतलब कि अनाज का भी ज्यादा अब डिमांड होगा, पॉपुलेशन बढ़ी है तो। However, production could not keep pace with the demand, which ultimately increased the price of food grain। लेकिन जितना प्रोडक्शन हो रहा था उसका तालमेल नहीं बैठ पा रहा था डिमांड के साथ, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ी, फूड ग्रेन का डिमांड बढ़ा, लेकिन भैया फूड ग्रेन का प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा ना, तो कैसे तालमेल उसका बैठ पाता। तो डिमांड ज्यादा और जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन वो कम। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता, जब किसी भी चीज की डिमांड क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाते हैं। मोस्ट वर्कर्स वर्क एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप। ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स कहाँ काम करते थे, वर्कशॉप पे काम करते थे, और उनकी जो वेज थी डिड नॉट सी इंक्रीज इन देयर वेज। उनकी वेज तो नहीं बढ़ रही थी, लेकिन जो फूड ग्रेन की प्राइस थी वो बढ़ रही थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सिचुएशन बिकम वर्स व्हेन ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। अगर कभी बर्फबारी हो जाती थी, बर्फबारी हो जाती थी, तो उसकी वजह से तो जो फसल होती थी वो और कम हो जाती थी, और उस टाइम पे जो सिचुएशन होती थी वो बहुत ही वर्स हो जाती थी, बहुत ही खराब हो जाती थी। वैसे ही कम पैदावार हो रही है, उसके बाद तो बर्फबारी हो गई, जो हार्वेस्ट होना था, फसल होना था वो भी खत्म हो गया। तो भैया यहाँ इस कंडीशन में तो क्या ही कर सकते हैं लोग। दिस लेड टू द स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन। और इसकी वजह से फूड ग्रेन की स्कार्सिटी हो जाती थी, कमी हो जाती थी। और सब्सिस्टेंस प्राइसेस विच स्टार्टेड ऑकरिंग फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम के टाइम पे ही सब्सिस्टेंस क्राइसिस होना शुरू हो गया था। देखिए सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जहाँ पे बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड जो है ना वो खतरे में होता है।
कोई भी इंसान जो किसी वर्कशॉप पे एज ए लेबरर काम कर रहा है, पीजेंट की तरह काम कर रहा है, तो वो उतना भी वेज नहीं पा रहा है जिससे उसकी फैमिली को वो पेट भर सके, उसको खाना खिला सके। तो जहाँ पे बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड खतरे में होती है उसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो अभी तक हमने देखा सोशल कजेज, इकोनॉमिक कजेज, और अब हम देखेंगे भी कौन कौन सी पॉलिटिकल कंडीशन थी जिनकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। लुईस 16 came into the power in 1774 and found empty treasury। जो किंग थे कौन? लुईस 16। किंग का नाम याद रखेंगे, लुई 16। कब? 1774 में वो किंग बनते हैं। वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे? बॉर्बन फैमिली। उन्होंने शादी किससे की थी? मैरी एंटोनेट, जो कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। तो जब लुई 16 1774 में गद्दी पे बैठते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रेजरी तो एम्प्टी है, ट्रेजरी तो खाली है। क्यों? इसका रीजन देखते हैं। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। जो लंबे समय से युद्ध चला आ रहा था, वॉर चला आ रहा था, उसने पूरा जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज था फ्रांस का, उसको पूरी तरीके से सोख लिया था। ठीक है, मतलब ये है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थी वो खत्म हो चुकी थी फ्रांस की लॉन्ग ईयर वॉर की वजह से। ठीक, Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to get independence from their common enemy Britain। तो लुईस 16 के अंडर, किस किंग के अंडर? लुईस 16 किंग के अंडर जो फ्रांस है वो हेल्प कर रहा था 13 अमेरिकन कॉलोनीज को कि उनको इंडिपेंडेंस मिल जाए उनके कॉमन इनमी ब्रिटेन से। किससे इंडिपेंडेंस मिल जाए? कॉमन इनमी ब्रिटेन से। और कौन हेल्प कर रहा था? तो हेल्प कर थे लुईस 16, फ्रांस हेल्प कर रहा था। Which added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres। जब ये वॉर में हेल्प कर रहा था फ्रांस, तो उसकी वजह से 2 बिलियन लिवरी और डेप्ट आ गया, कर्जा आ गया फ्रांस के ऊपर। 2 बिलियन लिवरी और कर्जा आ गया फ्रांस के ऊपर, जबकि पहले से और कर्जा कितना लदा हुआ था? 2 बिलियन लिवरी पहले से था। और फ्रांस जो कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प कर रहा था, तो 2 बिलियन लिवरी कर्जा और लग गया। और लिवरी देखिए एक करेंसी है जो कि फ्रांस में चलती थी, यूनिट ऑफ करेंसी थी जो फ्रांस में चलती थी। 1794 में ये डिसकंटिन्यू हो गई, तो ये हो गया लिवरी। एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल आल्सो कॉस्ट अ लॉट। जो एक एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट था, कहाँ पे? वर्साइली में, वहां पे जो पैलेस में, उसका भी बहुत कॉस्ट आ रहा था उसको मेंटेन करने का। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government office, university, the state was forced to increase the tax। तो देखिए अब किसी भी राज्य में, स्टेट में, तो कोर्ट के मेंटेन का, यूनिवर्सिटीज के मेंटेन का, गवर्नमेंट को रन करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत होती है पैसों की। तो जितने भी रिसोर्सेज थे फाइनेंशियल वो तो ड्रेन हो चुके थे, जो ट्रेजरी थी वो भी एम्प्टी हो चुकी थी। तो उसकी वजह से स्टेट जो है वो टैक्स बढ़ाने जा रहा था। क्या करने जा रहा था? टैक्स बढ़ाने जा रहा था। तो यहीं से जब वो टैक्स बढ़ाते हैं, यहाँ से रिवॉल्ट शुरू होता है, क्योंकि वैसे ही थर्ड स्टेट के मेंबर्स जो थे उनके ऊपर बर्डन था, इस जो टैक्स है उसको बढ़ाने वजह से और बर्डन आया था, और यहीं से मिडिल क्लास के इमरजेंस के बाद रिवॉल्ट शुरू हो जाए। ग्रोइंग मिडिल क्लास, अब हम देखेंगे ग्रोइंग मिडिल क्लास। The 18th century witnessed the emergence of social group। 18th century में एक सोशल ग्रुप का इमरजेंस होता है, टर्म द मिडिल क्लास, जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी में एक सोशल ग्रुप का इमरजेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मिडिल क्लास कहते हैं। हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड, जो अपने धन कहाँ से कमाते थे? ओवरसीज ट्रेड से। किस चीजों का ओवरसीज ट्रेड वो करते थे? मैन्युफैक्चरिंग करते थे। किस चीज का? गुड्स का, प्रोफेशंस का। दिस क्लास वॉज एजुकेटेड, ये जो मिडिल क्लास था वो क्या था? एजुकेटेड था। बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी, और ऐसा इनका मानना था कि कोई भी ग्रुप सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे बर्थ से ही प्रिविलेज मिलती हो। दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज पुट फॉरवर्ड बाय द वेरियस फिलोसफर। कुछ फिलोसफर ऐसे थे जिनकी आइडियाज से ये इंस्पायर्ड थे, एंड बिकम अ मैटर ऑफ टॉक इंटेंसली फॉर दीज क्लासेस। और यहाँ पे जिनके आइडियाज से ये इंस्पायर थे, उनके आइडियाज को लेकर के ये सैलून्स में, कॉफी हाउसेस में, इन सारी जगहों पे जो थर्ड स्टेट का क्लास था उसके लिए इंटेंसली बात करने लगे।
स्प्रेड एमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर, जो आइडियाज थे इन फिलोसफर्स के जिनसे ये मिडिल क्लास जो था वो इन्फ्लुएंस था, जिससे ये इंस्पायर्ड था, उसको न्यूज़पेपर के जरिए इसको फैलाया जाने लगा, बुक्स एंड न्यूज़पेपर के जरिए। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था वो गारंटी करता था एक इंडिविजुअल के राइट्स को अपने कंट्री में। वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि पॉलिटिकल थिंकर फ्रांस में क्या चाहते थे, क्या सोचते थे। फिलोसफर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिवॉल्यूशन। जॉन लॉकी जो है उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने ये जो बुक लिखी है इसमें इन्होंने जो डॉक्ट्राइन थी डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट की, जो मोनार्ची ने दी थी, वो कहते थे कोई भी राजा जब रूल करता था पहले के टाइम में तो वो लोग एजुकेटेड थे नहीं जिनके ऊपर वो रूल करते थे, तो उन्हें ये कह के वो रूल करते थे कि हमें भगवान के द्वारा भेजा गया है आप लोगों के ऊपर रूल करने के लिए। तो इस सिद्धांत को, इस डॉक्ट्राइन को जो जॉन लॉकी हैं वो गलत ठहराते हैं अपने बुक टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट में। अब हम देखते हैं जीन जैकी रेस्क्यू। इन्होंने एक बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इन्होंने बताया था एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने प्रपोज किया एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में, जो पीपल होते हैं उनके बीच में और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। बुक का नाम याद रखिएगा, जो जॉन लॉकी है उनकी बुक है टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, और जो जॉन जेस्क्यू रेस्क्यू है उनका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनके बुक का। फिर हम आते हैं मॉन्टेस्क्यू पे। मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में इन्होंने बताया एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर का डिवीजन होना चाहिए। किस किस चीज में डिवीजन होना चाहिए, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में जो पावर है वो डिवाइडेड होनी चाहिए, ये बताया गया था द स्पिरिट ऑफ द लॉ में मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। तो बुक का नाम और राइटर का नाम याद रखिएगा, जॉन लॉकी टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, जीन जेस्की रेस्क्यू social contract, and the last one Montesquieu, the spirit of the laws. Thank you for watching guys.